shared few minutes back I've shared a topic इसमें ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में हैजार्ड्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एंड सेल्फ मेडिकेशन। तो वो टॉपिक पे कई बच्चों को स्कूल्स में प्रोजेक्ट के लिए बोला जाता है। अब तो खैर पीपीटीज बनानी होंगी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे आप लोग ये देख रहे हो, तो आप लोग उसमें से मटेरियल यूज कर सकते हो। तो सबसे इजी है एक तो बनाना, क्योंकि अब तो आपको पिक्चर्स लेनी है बाहर से, सॉरी ऑनलाइन ही पिक करनी है पिक्चर्स, और मटेरियल आपके पास आ चुका है। तो आप पीपीटीज आराम से 20 to 25 पेजेस की बना सकते हो। ओके। संजना का क्वेश्चन आया कि चैप्टर 1 डिलीट हो गया। यस, बट आई वंडर आपके स्कूल में कल मुझे आदेश ने सेंड किया था कि आप लोगों की जो क्वेश्चन, आपका जो सिलेबस आया उसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का है शायद टेस्ट। इज इट? यस यस मैम। है ना, आदेश ने कल सेंड किया था मुझे, तो वही उसमें चैप्टर 1 और 2 का। तो आई वंडर वो चैप्टर 1 क्यों इंक्लूड किया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं बच्चे, हमारा तो वैसे हो चुका है चैप्टर 1, तो यस डोंट मैम। वरी, है ना, डोंट वरी। और प्लीज जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उनको रीड जरूर किया करो। आज का जो टॉपिक है वो देख लेना एक बार, बहुत अच्छा मटेरियल है, तो आप लोग उससे स्टडी जरूर करना। और हमने जो ये टॉपिक बीच में रह गया था, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक। ये जो स्टिकी एंड्स, लास्ट टाइम आपने पढ़ा था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है दे कट डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती हैं विच आर, किस पे सेंड किया आपने वो? बच्चे मैंने आपके ग्रुप में, ठीक है। अभी कुछ मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही। पेज की पीडीएफ आई हाँ, है वो। ओके, वेट वेट वेट, आई विल डू इट अगेन। मेरे पास अभी है, आई विल चेक। ओके ओके, मैं अभी कर देती हूँ रूप आपको शेयर ना पूरा चैप्टर। बाय मिस्टेक वो एक ही पेज हुआ। ओके, अब आप लोगों ने लास्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ा था जिसमें था REN के बारे में, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस दे कट डीएनए एट पर्टिकुलर सीक्वेंसेस। तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंसेस क्या हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करो दे आर सेम। तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, टाटा बॉक्स या प्रिब्नो बॉक्स। जैसे ही देखो ये डिलीट हुआ, ए के ऑपोजिट टी होना चाहिए, टी के ऑपोजिट ए। तो ए और टी का हमेशा डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस वेकेंट हो गई, यहाँ पे ये वेकेंट हो गई। दीज एंड्स आर कॉल्ड एज स्टिकी एंड्स, क्योंकि इस चेन का ये एंड फ्री है, इस चेन का ये एंड फ्री है। इट कैन अटैच टू ए टी टी, इधर भी टी टी ए। जहां पे भी ये सीक्वेंस मिलेगी दे विल अटैच इजीली, that is why they are called as sticky ends. They can form hydrogen bond pair with complementary sticky ends on any other cleaved DNA, तो किसी में भी ये join कर सकते हैं easily. So that is why this is known as sticky ends. Just look at this animation. Wait. तो ये sticky ends हैं। अब इसमें ये अपने आप ज्वाइन होंगे एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। इनको लगाने के लिए एंजाइम था लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम है हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिर से एक बार रिपीट होगा। जो स्टिकी एंड्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है? किसी भी और स्टिकी एंड के साथ ज्वाइन इन करना बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर जो क्लीव्ड एंड्स होते हैं उनको डीएनए लाइगेजेस ज्वाइन कर देते हैं। तो आई होप क्लियर है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है। अब हमने जो ये फॉर्म किया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसकी फ्रेगमेंटेशन करनी है। तो दिस इज द इक्विपमेंट फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम एग्रोस जेल को यूज करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो। एग्रोस जेल, जो एगर एगर है, एग्रोस जेल, उसको अप्लाई करते हैं और डीएनए को हम वेल्स में रख देते हैं। यहाँ पे वेल्स हैं, स्लाइड के ऊपर वेल्स बने होते हैं, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रेडियंट्स, जो हैवी हैं वहीं रह जाएंगे, जो लाइट हैं दे स्टार्ट टू मूव। यू कैन सी द ग्रेडेशन। लाइटर हैं वो आगे चले जाएंगे, जो हैवी हैं वो इधर ही रह जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट
दे मूव, दे सेटल डाउन अकॉर्डिंगली। फिर इसको अगर आपने देखना है, जैसे ये बैंड्स आपको दिख रहे हैं, यू नीड टू ऐड अ डाई विच इज नोन एज एथिडियम डाइब्रोमाइड। जो एथिडियम ब्रोमाइड जैसे ही आप डाई ऐड करते हो, यूवी रेज के प्रेजेंस में ये कलर्स आ जाएंगे। This is what is fragmentation. Fragmentation is done by using this gel, agarose gel, in the presence of electricity. तो इसमें आपको दिख रहा है restriction fragments, they form a band pattern characteristic of original DNA. अब इन डीएनए को हम करते क्या हैं? They are stored in a library. The collection of fragments from a particular species, they are stored and propagated in a population of microorganisms. अब स्टोर करने के लिए हमें चाहिए था कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। मॉलिक्यूलर मेथड, मॉल बायो मेथड एक बिल्कुल अलग टेक्निक है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। तो हमने लोअर ऑर्गेनिजम्स में वो शिफ्ट कर दिया जीन, वो हमारी बॉडी का जीन था या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ऐसी लाइब्रेरी को हम बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। प्लीज राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स अबाउट जीनोमिक लाइब्रेरी। दे हैव कलेक्शन ऑफ क्लोन्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट के पीसेस वहाँ बहुत सारे हैं, कलेक्शन है। आपको पता है लाइब्रेरी इज कॉल्ड कलेक्शन। तो all DNA fragments, they are cloned and stored as a location of desired gene. Screening of DNA fragments can be done by using probes. प्रोब हमें चाहिए, अगर आपने अब दोबारा देखना है उनको तो हम उनको यूटिलाइज करते हैं फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डाल के, उनको बोला जाता है प्रोब्स। जिसने अभी ज्वाइन इन किया है इसके लिए आई एम रिपीटिंग कि हमने पढ़ा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस थे वो स्टिकी एंड्स फॉर्म करेंगे। स्टिकी एंड्स आके ज्वाइन करते हैं बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। डीएनए लाइगेजेस ज्वाइन करता है कट एंड्स को। ये पूरा प्रोसेस है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का। फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जीन्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। हम डीएनए जो हमारे इंटरेस्ट के हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं, फ्रेगमेंटेशन इसको बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी ग्रेडियंट। और इसको चेक करने के लिए हमने डाई यूज की एथिडियम ब्रोमाइड जो यूवी रेज में कलर फॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमने इन सबको स्टोर कर दिया एक लाइब्रेरी में जहां हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में स्टोर किया, इसीलिए हमने इसको बोला डीएनए लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में आप नोट डाउन करो। प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स बच्चे हम उनको यूज करते हैं जैसे डीएनए, अब मुझे चेक करना है जो लाइब्रेरी में जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, तो उनको हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डुप्लीकेट किया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोब।
नेक्स्ट लाइब्रेरी बनाने के लिए हमें पहले जीनोम को आइसोलेट करना पड़ा, उनको फ्रेगमेंटेशन किया बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। फ्रेगमेंट्स को हमने डाल दिया वेक्टर्स में, वेक्टर्स से हमने ट्रांसफर किया ऑर्गेनिजम्स में, और इन फिर ट्रांसफर्ड ऑर्गेनिजम्स को हमने कल्चर किया या स्टोर किया। दिस इज हाउ वी आर मेकिंग जीन लाइब्रेरी। प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। अच्छा, उसमें तो हमने डीएनए को स्टोर कर लिया था किसी और ऑर्गेनिज्म में। अब हमने हमारा जो ओरिजिनल डीएनए था वो खत्म हो चुका है, नॉन लिविंग था या उसका हमें पार्ट मिला था, हमने उसकी कॉपी बनाई, कॉपी स्टोर की। यू नो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री? एक जैसे मेरा डीएनए है, डीएनए की अगर कॉपी फॉर्म होगी, जैसे मेरे डीएनए में ATCG है, तो उसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? ए के ऑपोजिट टी, टी के ऑपोजिट ए, सी के ऑपोजिट जी, जी के ऑपोजिट सी। जो ऑपोजिट चीजें फॉर्म हुई है दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज प्रोड्यूस्ड, cDNA is complementary DNA. It is produced by using this reverse transcriptase enzyme, and it is done only for eukaryotes. Would you please write down these terms? These terms are not given in NCERT, तो आप लोगों को फिर भी पढ़नी है ये terms. Now, how this cDNA is made? Just look at the पिक्चर। इसमें देखो स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल है, तो उसमें सीक्वेंस थी ए, तो पॉली ए चेन है, इसके ऑपोजिट क्या आ जाएगा? पॉली टी, क्योंकि ए के ऑपोजिट हमेशा टी आता है। तो ऐसे ही हमने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बना दी, एंड दिस आरएनए इज रिमूव्ड। अब देखो डीएनए की जनरली फॉर्मेशन क्या होती है? आरएनए। तो डीएनए डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, इन्होंने आगे क्या बनाना था? आरएनए। तो आरएनए की जो कॉपी फिर आरएनए ने बनाना था डीएनए, क्योंकि वी आर यूजिंग दिस एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। We are removing these RNA copies and we are keeping this DNA copies. This is how complementary DNA is formed. I'm repeating, ये original copy है, ओरिजिनल की ऑपोजिट बनाई एक कॉपी, क्योंकि ये दोनों डीएनए, इन्होंने बनाना था आरएनए, तो हमने आरएनए से फिर से एक कॉपी बना दी विच इज डीएनए। ये दोनों डीएनए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा cDNA।
Now coming to very important topic, that is PCR. PCR क्या है? PCR is polymerase chain reaction. अब एक बिल्कुल छोटा सा जीन था. Look at this picture. PCR आपने लिखना है एम्पलीफाई. एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है एक नंबर को बहुत टाइम्स बड़ा कर देना, मतलब एक का मिलियन बना देना एक छोटे से चीज का. जस्ट लुक हियर ऑन द पिक्चर, जिसमें मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस they are obtained that contain that particular gene. So it is done artificially by using PCR. PCR full form है polymerase chain reaction. We are using this enzyme polymerase for forming chain. तो जीन एम्पलीफिकेशन जस्ट एक जीन है, इसकी बहुत सारी कॉपीज हमने मल्टीप्लाई करवानी है ताकि ये विजिबल हो जाए. अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बॉडी में एक जीन है जो आपके आई कलर दे रहा है एंड दैट इज पेक्यूलियर टू यू, तो आपका वो जीन फाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा. लेकिन अगर उसी जीन को मल्टीपल टाइम कॉपी उसकी बना दी जाए तो वो आइडेंटिफाई करना, उसकी लोकेशन भी इजी हो जाएगी देखनी, और आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज एम्पलीफिकेशन. तो Gary Mullis in 1983, he started with this technique which is in vitro, that means outside the body of living organism, and he was able to generate billions of copies of DNA sequence in short while. We'll look at the picture of that machine also. आप पहले ये note down करो. Look at this machine, PCR machine. इसमें एम्पलीफिकेशन करते हैं, जीन को इसको मिलियन टाइम्स बढ़ा देते हैं. तो look at this beautiful picture. I worked on this machine, this one. एंड अब करते क्या है इसके अंदर? इसके अंदर हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे डीएनए सेगमेंट्स, प्राइमर्स, डीएनटीपीस. डीएनटीपीस क्या है? एनीवन? डीएनटीपीस क्या होंगे? जी लिखा हुआ है डीएनटीपीस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फेट्स and thermostable DNA polymerase enzyme. Please write down. तो ये 4 चीजों की जरूरत है इस मशीन में. तो अब बोला गया डीएनए सेगमेंट. डीएनए सेगमेंट की लेंथ या तो 100 बेस पेयर हो या फिर 35,000 बेस पेयर.
इतनी चेन, छोटी से छोटी चेन, बड़ी से बड़ी चेन को एम्पलीफाई किया जा सकता है। तो डीएनए सेगमेंट सबसे पहले चाहिए था। अब डीएनए सेगमेंट दूसरी बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स डीएनटीपी ए, देखो सी जी टी ए, चारों चाहिए, ए टी सी जी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा एटीसीजी क्या है। एडिनोसिन, साइटोसिन, गुआनोसिन एंड थ्रायोनिन, ये चारों जो हैं, ये हमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स चाहिए। अब आपके पास सेगमेंट भी है, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स भी हैं, प्राइमर जो छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए के, तो वो भी हमें चाहिए। प्राइमर्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स दे आर सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ओलिगो मतलब शॉर्ट, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। डीएनए के हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ऑपोजिट सेगमेंट, डीएनए के ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट होंगे, बट दीज आर शॉर्ट पीसेज ऑफ आरएनए। तो प्राइमर्स चाहिए। लास्ट में ऐसा एंजाइम चाहिए जो स्टेबल हो अप टू हाई टेम्परेचर, और वो सिर्फ एक बैक्टीरिया स्टेबल, आपको पता है देयर आर फ्यू बैक्टीरियाज विच कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, थर्मोएसिडोफिल्स। तो थर्मोस्टेबल जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम है टाक। टाक का फुल फॉर्म है टी से थर्मस, ए क्यू से एक्वाटिकस। उस बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम इज थर्मोस्टेबल, दैट मीन्स इट कैन withstand high temperature of up to 94 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज जो डीएनए है, डीएनए आपका डीनेचर हो जाता है एट हाई टेम्परेचर। डीएनए गेट्स डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इस मशीन में टेम्परेचर बहुत हाई होने वाला है, तो उसमें हमें बचाना है अपने डीएनए को डीनेचर होने से। डीनेचर मतलब उसका सारा कुछ, उसके पीसेस टूट जाएंगे, उससे हमने बचाना है। तो वी आर यूजिंग दिस एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो ये स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी। आई होप ये सबने लिख लिया था। यस, शैल आई प्रोसीड? Yes, ma'am. ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। जिसको ये बात समझ आ गई उसको पीसीआर क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, चाहे वो 3 मार्कर हो चाहे 5 मार्कर। कभी बना ही नहीं है पेपर जिसमें ये क्वेश्चन ना हो। पीसीआर, पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इसमें सबसे पहला स्टेप आता है डीनेचरेशन। यू नो व्हाट इज डीनेचरेशन? डीएनए जो डीनेचर्ड हो जाता है, डीएनए टूट जाता है, डबल स्ट्रैंडेड टूट के सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है व्हेन वी हीट दिस डीएनए एट हाई टेम्परेचर। अब डीएनए और ना टूटे, हमने इसमें एंजाइम्स डाल दिए जो बैक्टीरिया से निकले थे, बिकॉज बैक्टीरिया दे डू नॉट गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर, देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज। तो हमने उस बैक्टीरिया का एंजाइम डाल दिया इनके अंदर ताकि और ब्रेक ना हो। यू कैन लुक एट द स्क्रीन। अगर हम डीएनए को और ये दोनों अब जो स्ट्रैंड्स हैं, ये आके अपने, इसको बोलेंगे एनीलिंग। एनीलिंग किसकी वजह से होगी? प्राइमर्स। तो प्राइमर्स कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में आके ज्वाइन होते रहेंगे, नए नए छोटे टुकड़े बनते जा रहे हैं। यू कैन लुक एट दी पिक्चर, दिस इज व्हाट इज एनीलिंग। और ये चेन बढ़ती रहेगी। ये जो छोटी छोटी स्टिक्स दिख रही हैं आपको, ब्लू, ग्रीन और रेड कलर की, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपी जिनको बोला गया था, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये आके छोटे छोटे ज्वाइन इन करते रहते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्सटेंशन। तो आपकी पीसीआर जो है, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। और 3 स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले जो स्टेप में डीनेचरेशन होती है, डीनेचरेशन मींस हीटिंग अप ऑफ डीएनए एट हाई टेम्परेचर। डीएनए को हीट करने से डीएनए गेट्स डीनेचर्ड। और इसको बचाने के लिए कि डीएनए और ना टूटे, वी हैव एडेड एंजाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, जिसका बैक्टीरिया का नाम था टाक पॉलीमरेज, टी ए क्यू। टी का मतलब था थर्मस, ए क्यू का मतलब है एक्वाटिकस। उस बैक्टीरिया के नाम से पड़ा। टाक पॉलीमरेज इज एन एंजाइम विच हेल्प्स इन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है चेन फॉर्मेशन। तो पहला स्टेप डीनेचरेशन, सबको समझ आ गया होगा। डीनेचरेशन इज हीटिंग डीएनए एट हाई टेम्परेचर। दूसरा स्टेप एनीलिंग, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ा जाता है प्राइमर्स को।
प्राइमर्स जो हैं दे आर शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए जो आके ज्वाइन करते हैं इन दोनों सेपरेटेड डीएनए के पास। ये डबल स्ट्रैंडेड थे, जुड़े हुए थे, खुल गए, इनके आसपास जुड़ने शुरू हो जाते हैं शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए। इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है एनीलिंग। आरएनए के जुड़ते ही अब इनका फंक्शन क्या होता है, टू फॉर्म अ चेन। चेन कैसे बनेगी, ये छोटे छोटे पीसेस विच आर नोन एज डीएनटीपी। डीएनटीपी की फुल फॉर्म आपको बताया था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन चारों तरह के हैं, इसलिए अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट किया है। एंड यू कैन से चेन, यू कैन सी चेन is formed and this process is known as extension. कितने स्टूडेंट्स को पीसीआर क्लियर है, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, यस, आदेश, अर्श, गुनगुन, हरलीन, हरमन, मानसी, मुकुल, प्रियांशु, रमन, रूप, सहज, श्रुति। यस, हर्ष, अर्श, हरमन, मुकुल, प्रियांशु, रमन। थर्ड स्टेप फिर से बता दो। ओके, अच्छा, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पीसीआर इज व्हाट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पहले स्टेप में डीएनए को खोला गया, वो खोलने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है, डीनेचरेशन, हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। जैसे ही आपने हाई टेम्परेचर दिया वो डीएनए ओपन अप हो गया, हेलिक्स ओपन अप हो गया। दूसरा स्टेप किया आपने, छोटे छोटे पीसेस आरएनए के जोड़े, दीज आर नोन एज प्राइमर्स। Short strands of DNA, they are added in forward and reverse direction. This process is known as annealing. अब जैसे ही आरएनए प्राइमर जुड़े, आप लोगों को पता है आरएनए प्राइमर्स जुड़ते ही क्या फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ चेन। आगे वो चेन इलोंगेशन जिसको हमने बोला था, तो इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पे एक्सटेंशन, की चेन बननी शुरू हो जाएगी। एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम 3' to 5'। तो आप देख सकते हो चेन फॉर्मेशन हो रही है ऑपोजिट टू 3' एंड 5', 5' to 3' जो चेन फॉर्म हो रही है, तो हमेशा ये 3' to 5' डायरेक्शन में होंगे। तो यू कैन लुक फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे भी 3' to 5' में चल रहा है, 3' से चेन फॉर्म हुई है, यहाँ पे भी 3' से चेन फॉर्म हुई है, यहाँ पे भी 3', अगेन यहाँ पे भी 3'। ओके, सो ये यस इसके ओके इसके बारे में ये लिखा हुआ है, दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, already given in your NCERT. I'll make you write down these question because it is very important. तो पीसीआर में जिसने अभी ज्वाइन इन किया है प्लीज राइट इट डाउन। अभी किसी ने लेटली अभी ज्वाइन किया है, तो पीसीआर के लिए हमें ये चीजें चाहिए, सेगमेंट, प्राइमर्स, डीएनटीपी एंड थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज।
अब इसको फिर से इजी फॉर्म में दिया हुआ है. अब इसको बोला गया था पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, so here it is written that this cycle is repeated. These three steps, they are repeated on 40 to 30 to 40 cycles. मतलब एक बार में जब ये चार बन रहे हैं, वैसे तो n नंबर बनते रहते हैं, तो अगर ये साइकिल 40 हो जाएंगी या 30 हो जाएंगी तो इसका नंबर एम्पलीफाई होता रहेगा, क्योंकि ये चार फिर चार बनाएंगी, तो n का स्क्वायर है, तो ये चेन जो है चलती रहेगी. इसीलिए इसको बोला गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. जस्ट लुक हेयर, ये डीएनए की दो कॉपीज थी. इनमें मुझे ये रेड पार्ट देखना था, सिर्फ छोटा सा पार्ट देखना था. इसको पहले हमने डबल किया. यू कैन सी 4 कॉपीज आर फॉर्म्ड. इन 4 ने स्क्वायर कर दिया, फिर सॉरी 2 रेज टू पावर n किया. n की वैल्यू 2 रेज टू पावर n, तो n में आप देखा आपने पहले 2 टाइम्स किया स्क्वायर. n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2, फिर 3 आई, फिर n की वैल्यू 4, सो ऑन. तो इन द फोर्थ और लास्ट 35th साइकिल में यू कैन सी से बिलियंस ऑफ कॉपीज आर प्रोड्यूस्ड. तो इसको एक्सपोनेंशियल एम्पलीफिकेशन बोला जाता है, कि एक्सपोनेंशियली नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इससे. तो जो छोटा सा जीन था जो दिख भी नहीं रहा था, उसको आपने एम्पलीफाई करने के बाद, दिस इज व्हाट इज वांटेड जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट. तो आपने इसकी कॉपीज बनाने के बाद इस जीन को एम्पलीफाई कर दिया, विजिबल बना दिया. ये काम था पीसीआर का. कितने स्टूडेंट्स को यहाँ तक क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके, वेरी गुड. यस, आदेश, अर्श, वरुण, हरमन, मुकुल, रमन, सहज, श्रुति, स्नेह. So now I'm going to start with a very interesting topic, that is applications of biotech. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Just listen to me carefully. On notes I'll share, so try to make the notes also. Or Gungun, I'm really sorry I was not able to share the notes, so I'll do it today for sure. और उसके बाद applications of biotech. गुनगुन, आपको समझ आ रहा है सब कुछ? Yes, ma'am. Okay. So I'll share the previous chapters notes with you today. So applications of biotech में BT crops. पहले तो BT के बारे में पढ़ते हैं. क्या है BT? is Bacillus thuringiensis. It's a soil bacteria. जमीन में होता है. ये इसकी पिक्चर है, ट्रू पिक्चर. Bacillus मतलब rod shape. Bacillus thuringiensis, it's a rod shape bacteria. It produces a protein which is insecticidal. इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो इंसेक्ट्स को मारता है. तो जनरली पहले क्या करते थे, इस बैक्टीरिया को लेते थे, स्प्रे में डालते थे. जैसे आप देख सकते हो, ट्रेडिशनल मेथड ये था, स्प्रे करते थे ऐसे बैक्टीरिया को. तो इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी. करता क्या है बीटी? बीटी जो है, कीड़ा जो आएगा, बीटी प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन. टॉक्सिन मतलब पॉइजन, विच आर इनएक्टिव प्रोटीन्स, प्रोटोटॉक्सिन्स. जनरली बीटी प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया जो है टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिव है. लेकिन जैसे ही इंसेक्ट उसे खाता है, उसके पेट में अल्कलाइन पीएच की वजह से, उसके गट में, इंसेक्ट के गट में, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पीएच, इट बिकम्स एक्टिव. प्रोटोटॉक्सिन से टॉक्सिन बन जाता है. और जो टॉक्सिन है, जैसे ही वो पेट में बनता है, वो क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स मतलब बहुत तीखे तीखे, आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत तीखी सुई, और जिससे उनका पेट स्वोलन होता है, उसमें होल्स हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है. यू कैन मेक दिस चार्ट, जो ये साइड पे बना हुआ है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, यू कैन राइट इट डाउन. ये बीटी टॉक्सिन को क्रायोटॉक्सिन भी बोलते हैं. यस यस यस, क्राइजीन्स, क्राइप्रोटीन्स. कितने स्कूल्स में ये चैप्टर शुरू हो चुका है? किसी के स्कूल में हुआ है ये चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी? ओके, तो विल स्टॉप विद दिस यूनिट. फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे. आई विल स्टार्ट विद योर टेस्ट. वैसे तो टेस्ट आप लोगों के साइमल्टेनियसली चल ही रहे हैं, बट आप लोगों के रिवीजन स्टार्ट करते हैं.
ताकि आपके जिनके भी चैप्टर्स जो रह गए थे प्रीवियस, विल डू दोज चैप्टर्स आल्सो. बड़ा इंटरेस्टिंग ये डायग्राम है. लुक एट दिस डायग्राम कि ऐसा क्या है उसके अंदर जो मर जाता है ऑर्गेनिज्म. इंसेक्ट पूरा का पूरा मर जाता है. देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डीएनए, डीएनए में एक छोटा सा रीजन है जो प्रोड्यूस करता है वो जीन. तो हमने क्या किया, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, उसको ट्रांसफर किया दूसरे बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया को ग्रो कर दिया, कल्चर कर दिया, और ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर किया था हमने प्लांट में. इस बैक्टीरिया से जीन निकाला, इस जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने प्लांट सेल में, प्लांट सेल को कल्चर किया और प्लांट्स बना दिए. अब अगर ऐसे प्लांट को कीड़ा खाएगा तो खाते ही उसके पेट में छेद हो जाएंगे, स्वोलन अप होगा, और वो देखो उसका हाल क्या हुआ. तो क्राई जीन, तो इसका नाम भी इन्होंने डाला अब क्राई. आधे से ज्यादा बच्चे बोलते हैं क्राई का मतलब ये इसलिए क्योंकि कीड़े मर जाते हैं. नो, इट इज बिकॉज इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स. तो क्राई जीन इन बीटी टॉक्सिन्स produces inactive prototoxin. In crop plants, they are engineered to express this gene. Please write down cry gene जो अभी बोला था रूप ने. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटी जीन, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो इसके बाद बीटी क्रॉप्स आई विच आर कमर्शियली अवेलेबल. बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजल, बीटी सोया, बीटी पोटैटो. ब्रिंजल जब आना था ना, तो आपको पता है किंग ऑफ वेजिटेबल्स है. तो जब बीटी ब्रिंजल बनाना था तब बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी इस बात में. और डिबेट का रीजन ये था कि बोला कि जब तक कॉटन की बात थी, कॉटन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे डू नॉट कंज्यूम दिस. जब तक इस ऐसे प्रोडक्ट की बात थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट कंज्यूमिंग दिस प्रोडक्ट. लेकिन जहां बात आई ब्रिंजल की, वहां बोला कि अगर इस पौधे में, इस प्लांट में वो जीन है जो एक इंसेक्ट को किल कर सकता है, तो हमारी बॉडी में अगर वो जीन आ गया वाया दिस वेजिटेबल, तो हमारी बॉडी में भी कुछ इफेक्ट आएगा. बिकॉज अगर वो एक इंसेक्ट के इंटेस्टाइन में अल्कलाइन पीएच में वो चेंज कर सकता है, एक्टिव हो सकता है, तो हमारी बॉडी में भी ज्यादा नहीं पर कुछ इफेक्ट आएगा. बट कई लोगों ने बोला नहीं, इट विल नॉट अफेक्ट अस एट ऑल. सो इस पे डिबेट हुई. तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बीटी कॉर्न, बीटी वेजिटेबल, बीटी ब्रिंजल, बीटी राइस, सो बीटी सोया, बीटी पोटैटो, टोमेटो. तो इन पे अभी भी डिबेट है कि अगर ये कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते तो इसका मतलब ये हमारे लिए भी ठीक नहीं. एंड बिलीव मी, आपने ये सुना होगा कि अगर गुआवा या अमरूद है, अगर पेड़ पे लगा है, सबसे मीठा अमरूद वही होगा जिसपे अगर पैरट ने खाया हो. अगर बर्ड ने खाया हुआ है उसको तो इसका मतलब वो सबसे मीठा है. क्योंकि अगर यस गंदा मैम. है ना, अगर कीड़े उसी पे जाते हैं जो सबसे अच्छा फ्रूट हो. कीड़े मकोड़े सबसे अच्छे और बेस्ट फ्रूट के ऊपर लगते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेबल वेंडर के पास जाओ और बोलो कि मुझे तो कीड़ा खाया हुआ वाला चाहिए. वो तो उसने खा लिया, उसके न्यूट्रिएंट्स भी खा लिए, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ.
इसका मतलब ये है कि अगर वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंसेक्ट्स के लिए अच्छा है, नहीं है, तो हमारे लिए भी नहीं है। तो इस पे डिबेट थी इस चैप्टर में। मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स इसमें ऐड की हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट ओनली। तो आई होप ये क्लियर हो गया सभी को। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, दिस इज bit tough, so we'll discuss this in the next class, but I'll give you a brief idea. एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम, आप लोगों को सबको याद होगा, मैंने बताया था अगर ह्यूमन बॉडी में कोई जीन ट्रांसफर करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा इकोलाई। पौधे में कोई ट्रांसफर करना है जीन तो उसके लिए हमें ये देना पड़ेगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम। ये भी एक बैक्टीरिया, लिखा हुआ है इट्स अ सॉइल बैक्टीरिया, इट कॉजेज दिस ट्यूमर इन डाइकॉट प्लांट्स। देखो ऐसे फिंसियां कर देते हैं पौधे में, कैंसर कर देते हैं पौधे में। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ट्यूमर फॉर्म करता है, बिकॉज इसके अंदर एक जीन है टीडीएनए, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई ऐसा जीन है जो इसमें ट्यूमर कॉज कर देता है। तो इट इज यूज्ड एज वेक्टर इन हायर प्लांट्स। इस बैक्टीरिया को, क्योंकि ये कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म में जाके एक बीमारी पैदा कर रहा है और मतलब उसकी बॉडी में जाके रिसाइड कर रहा है, तो अगर हम ये जीन हटा दें टीआई प्लाज्मिड वाला, ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला, तो इट कैन बी यूज्ड एज वेक्टर। उस जीन की जगह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल दें, तो मेनी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया। राइट डाउन, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इकोलाई सभी को पता है क्यों यूज करते हैं ह्यूमन के लिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम हम यूज करते हैं फॉर प्लांट्स। जो लिख लिए सभी ने? ये ट्यूमर क्यों कॉज करता है? बच्चा इसमें ये जीन है ना, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, जीन का फंक्शन ही यही है। ये लिखा हुआ है गॉल प्रोड्यूसिंग, गॉल ट्यूमर्स को बोलते हैं। तो अब ये आप लोग, आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारा टीडीएनए है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सिन भी प्रोड्यूस हो रहा है, साइटोकाइन भी, एंड आपको पता है दे हेल्प इन सेल सिंथेसिस।
तो ये प्रमोट करते हैं सेल ग्रोथ को इसी वजह से। ओके, अब देखो ये आपको बात मैंने अभी बताई कि जो भी हमारा डिजायरेबल जीन था, अब हमने एग्जांपल ली बीटी से, तो क्राई जीन था, चाहे वो निफ जीन है, निफ इज व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, जो भी हमारा इन दोनों में से जीन है, हमने उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम में डाला, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया प्लांट में। लुक हेयर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम के अंदर प्लाज्मिड है जिसके अंदर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी है, या फिर आपने ये एग्रोबैक्टीरियम लिया जिसके अंदर ये जीन था टीआई प्लाज्मिड, इसको रिमूव करके हमने इसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। यू कैन सी ये ब्लैक पोर्शन जो है दैट इज अ पार्ट फ्रॉम दिस डीएनए। अब इसमें हमने जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है फॉरन सॉरी जो नीचे से आया निफ जीन, निफ जीन इज व्हाट, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है। ये जीन हमने फिर इंट्रोड्यूस कर दिया बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया का नाम क्या था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को जब हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे या इसको कल्चर करेंगे, कल्चर करने के बाद हमने प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब उस प्लांट में ये जीन होगा। कौन सा जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, निफ जीन, which was isolated from a bacteria which is rhizobium. कितने स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया पार्ट, प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस पार्ट इज क्लियर। ओके, शाबाश। यस यशमन। तो दोबारा बता दो। ओके, अच्छा देखो मैंने आपको अभी बताया कि एग्रोबैक्टीरियम चाहिए था हमें, अगर आपको प्लांट में कुछ भी ट्रांसफर करना है तो एग्रोबैक्टीरियम। अब हमने ट्रांसफर करना था, क्यों, कहाँ पे ऐसा ट्रांसफर करेंगे, इसके प्लाज्मिड में, तो हमने इसका प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड में ये जगह थी टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसमें छोटा सा पार्ट हमने रिमूव किया और इसकी जगह ऐड कर दिया निफ जीन। निफ जीन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन विच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम राइजोबियम बैक्टीरिया। दोनों को ज्वाइन किया और इसको डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम में। इसी का पार्ट हमने निकाल के ठीक करके वापस डाल दिया। इसको अब हमने इंट्रोड्यूस किया या इसको ग्रो किया, क्योंकि बैक्टीरिया तो अपने आप कल्चर हो जाते हैं। इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था प्लांट सेल में, और प्लांट सेल को जब हमने ग्रो करवाया तो प्लांट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, क्योंकि वो बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्टेड है। तो इसमें बैक्टीरिया जो इंजेक्ट किया है वो अपने आप ग्रो करेगा और उसमें वो जीन आ चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके यस मैम। ओके, सो आज इतना ही। जैसे हमने और जो इंट्रोड्यूस किया इसके अंदर तो म्यूटेशंस नहीं आ रही। म्यूटेशंस कह रहे हो आप? म्यूटेशंस मेरे को रूप आपका जो अपना हमें पता है कि ये जो इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चे मेरे को ना आपकी वॉइस नहीं आ रही है ठीक से, आप मैसेज टाइप कर सकते हो? Yes. हाँ मैसेज टाइप कर दो बच्चे, यू नॉट ऑडिबल। मुझे जो भी अगर आप कह रहे हो, यस रूप, ओके रूप, अगर मुझे जहाँ तक आपका समझ आया, आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेज ऑल्सो इन द चैट बॉक्स। ओके चलो, आपने मेरे हिसाब से ये पूछा है कि म्यूटेशन कॉज हो जाएंगी अगर हम कोई भी और जीन, जो आउटसाइड जीन अगर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें ध्यान दो कि हमने एरिया ही वो चूज किया है, हमने वही एरिया इसमें चूज किया है जो ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है, बाकी जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं। बाकी जो जीन्स हैं तो इसमें जो ऑक्सिन साइटोकाइनेंस थे वो तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, तो उसमें हमने वो छोटा सा पार्ट डाला है जीन का जो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया ही था जहां से हमने लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो भी एक बैक्टीरिया था। ओके
तो ये भी पार्ट बैक्टीरिया का है, ये भी पार्ट बैक्टीरिया से ही लिया है, तो इसमें रिजेक्शन या म्यूटेशन नहीं होगी। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म का होता तो रिजेक्शन हो सकती थी, बट बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। और हमें पता है हमने ये जो जीन लिए हैं वो सिर्फ उसी रीजन में इंट्रोड्यूस किया है हमने जहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग होगा। ओके यस मैम। ओके ओके। सो बच्चों, कितने बच्चों ने डेली 8 आवर्स स्टडी शुरू की हुई है? प्लीज रेज योर हैंड। मुझे डेली मैसेजेस भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों को। और अभी ये यहीं तक करते हैं क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, बट इंटरेस्टिंग अभी रह गया बायोटेक, तो विल कंप्लीट दिस टॉपिक ऑल्सो। जस्ट रेज योर हैंड जिसने भी 8 आवर्स स्टडी शुरू कर दी है। बच्चे, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू स्टडी फॉर 8 आवर्स ड्यूरिंग अ डे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली अपडेट करते हैं कि दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क और दे आर डन विद देयर 8 आवर्स। बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली बता रहे हैं कि हमने सिलेबस कर लिया है, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे कंप्लीट। प्लीज डोंट डू दिस। मिनिमम 9 आवर्स स्टडी शुड बी देयर। ठीक है? सो अच्छा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और ये मिस नहीं करना है किसी ने, क्योंकि बायोटेक टॉपिक अपने आप बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है। ये बायोटेक टॉपिक तभी समझ आएगा जब आप क्लास अटेंड करोगे। ओके, एंड वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन इन द नेक्स्ट वीक। इज दिस क्लियर? एंड क्या मैंने, यस मैम इस संडे टेस्ट है बायो का? यस यस, बायो का टेस्ट होगा बेटे। कौन से चैप्टर का? जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। जी, फर्स्ट यूनिट तो हो चुकी है आप लोगों की। ओके, सॉरी, फिफ्थ चैप्टर, यस चैप्टर 5 बहुत सारे बच्चों ने बोला था। यस यू राइट। सो चैप्टर 5 टेस्ट ऑन दिस संडे। ओके यस मैम। ओके ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। ओके, बाय बाय। थैंक यू मैम।